हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई ऋषभ कुमार अगेन वेलकम यू ऑन आवर चैनल एडुजीवा। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर पॉलिटिकल साइंस और वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ योर फर्स्ट चैप्टर दैट इज पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा पूरा जो बुक है वो पावर शेयरिंग पे ही बेस्ड है। लेकिन आपको पावर शेयरिंग सुन के क्या लग रहा है? हमें अपना पावर को शेयर करना पड़ेगा, पावर को बांटना पड़ेगा, हमारा अपना पावर किसी और को देना पड़ेगा। तो आपको लग रहा होगा भैया मेरे पास कुछ पावर मिला हुआ है, घर में हमको पावर मिला हुआ है कि तुमको जो मन है वो करो। हम उस पावर को अगर डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, इसका मतलब पावर को हम लोग शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग पावर को अपना डिवाइड कर रहे हैं। अगर पावर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, दिस मीन्स हम लोग अपना पावर को वीक कर रहे हैं, हम लोग कमजोर हो रहे हैं। इसका मतलब आप लोग को सोचने लगेगा कि अगर हम लोग पावर को शेयर करेंगे तो हम लोग कमजोर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग पावर को शेयर करने से उल्टा मजबूत होते हैं। वी बिकम स्ट्रॉन्ग बाय शेयरिंग पावर। ये आप लोगों को जब चैप्टर आप लोग स्टडी करोगे, आफ्टर दैट यू विल गेट टू नो कि कैसे हमारा पावर शेयरिंग से हम लोग और ज्यादा मजबूत होते हैं। और बहुत सारे इसके रीजंस आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे पावर शेयरिंग के। तो पावर शेयरिंग पढ़ने से पहले इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले वी हैव टू स्टडी अबाउट टू केस स्टडी। हमें दो केस स्टडी दिया है। किसका किसका? वन इज बेल्जियम एंड वन इज श्रीलंका। हम इन दोनों स्टोरी को पढ़ेंगे और इन दोनों स्टोरी से हमें पता चलेगा कि डेमोक्रेसी में कैसे हमारा पावर शेयरिंग के डिमांड को हैंडल किया जाता है। अगर जिस तरह से हैंडल किया जाएगा उस हिसाब से क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो दो कंट्री हमको इसलिए दिया है कि दो कंट्री के बारे में देखेंगे, एक बेल्जियम के बारे में, एक श्रीलंका के बारे में। दोनों में देखेंगे कि दोनों ने अपना पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैसे कैसे किया, अपना पावर को कैसे कैसे शेयर किया और उस वजह से वहां क्या कंसिक्वेंसेज आए हैं। तो लेट अस मूव टू फर्स्ट टॉपिक दैट इज केस स्टडी ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम में क्या हुआ? बेल्जियम में देखिए, सबसे पहले बेल्जियम के कुछ भी कहीं किसी भी जगह पे हमें जानने से पहले वी नीड टू नो अबाउट उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है। व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन? एथनिक कंपोजिशन, एथनिक कंपोजिशन इसका मतलब होता है जातीय संरचना। जातीय संरचना का मतलब होता है जात। आप लोग देखते हो कि जात का मतलब क्या होता है कि जब घर में या फिर आप लोग कहते हो हम लोग इस जात से हैं, वी आर फ्रॉम दिस जात, वी आर फ्रॉम दिस कास्ट। तो क्या होता है? वी हैव ए कॉमन डिसेंट। एक कॉमन डिसेंट होता है, हमारे कॉमन पूर्वज होते हैं। वो सब कहते हैं कि वी आर फ्रॉम दैट जात। जात जिसको कास्ट भी कहते हो। वही हमें देखना पड़ेगा एथनिक कंपोजिशन के बारे में, यानी जातीय संरचना हमारी बेल्जियम की कैसी थी। तो देखिए बेल्जियम की जातीय संरचना कैसी थी। सबसे पहले लेट्स नो कि बेल्जियम क्या है। बेल्जियम क्या है? बेल्जियम जो है एक हमारा कंट्री है यूरोप में। आप उसका मैप आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 2 पे आप देख सकते हो। ये इस तरह का आपको एक मैप दिखेगा। इट इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। यूरोप का एक बहुत छोटा सा देश है हमारा। और उसमें क्या है हमारा? इसके बाउंड्रीज पे यानी बॉर्डर कंट्रीज जो है, यानी फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग, दे आर देयर बॉर्डर कंट्रीज। बॉर्डर के जो देश हैं यानी उनके पड़ोसी ये सारे हैं। और इसका पॉपुलेशन भी बहुत कम है। कितना है? 1.15 करोड़। बस सवा करोड़ भी नहीं, 1.25 करोड़ भी नहीं, 1.15 करोड़ के आसपास इसका पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन इतना कम है। हमारा इंडिया का कितना पॉपुलेशन है? लगभग 130 करोड़ 135 करोड़ के आसपास है। ये 1.15 करोड़ है, यानी बहुत छोटा पॉपुलेशन वाला कंट्री है। बहुत कम वहां पे लोग रहते हैं एज कंपेयर टू इंडिया, इंडिया के कंपेरिजन में। अब देखिए इसका एथनिक कंपोजिशन क्या है, यहाँ के जातीय संरचना कैसी है। तो यहाँ देखिए ये हमारा जो बेल्जियम है वो बेसिकली हमारा 2 रीजन्स में डिवाइडेड है। 2 रीजन में डिवाइडेड है। कौन कौन से रीजन में डिवाइडेड है? जो ऊपर वाला आपको पार्ट दिखेगा, ये ग्रीन वाला पार्ट दिखेगा, दिस इज फ्लेमिश रीजन। इसको हम लोग फ्लेमिश रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेमिश रीजन। और ये जो आपको रेड में दिखेगा इसको हम लोग वेलोनिया रीजन या वेलोन रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपर वाला सेक्शन को हम लोग फ्लेमिश रीजन और दूसरे वाले को वेलोनिया रीजन या वेलोनिया रीजन कहते हैं। वेलोनिया रीजन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। जो हमारा फ्लेमिश रीजन है, यहाँ के हमारे जो पूरा पॉपुलेशन है, पूरा पॉपुलेशन 1.15 करोड़ है, इसका 59% पीपल यानी 59% पॉपुलेशन लिव्स इन दिस फ्लेमिश रीजन। 59% पॉपुलेशन हमारा ये फ्लेमिश रीजन में रहता है
और जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं दे स्पीक डच, वो डच लैंग्वेज का स्पीकर हैं, दे स्पीक डच। हमारे यहाँ जैसे अलग अलग स्पीकर होते हैं, कोई हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथिली, बहुत सारे पंजाबी, बहुत सारे लैंग्वेज स्पीक करते हैं हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया में भी लैंग्वेज के नाम से बहुत डाइवर्सिटी है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कैसा डाइवर्स है। यहाँ पे जो हमारे फ्लेमिश रीजन है उसमें 59% लोग रहते हैं और वो डच बोलते हैं, डच भाषा का प्रयोग करते हैं। और फिर हमारा दूसरा रीजन आता है, दूसरा रीजन इज वेलोन रीजन और वेलोनिया रीजन। वेलोनिया रीजन में हमारे 40% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन दिस वेलोनिया रीजन, इस वेलोनिया रीजन में रहते हैं। एंड दे स्पीक फ्रेंच, वो फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं, फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं, दे स्पीक इन फ्रेंच। अब देखिए आपको थोड़ा डाइवर्स लग रहा होगा, यहाँ पूरा बेल्जियम में एक तरफ तो हमारे लोग, एक रीजन वाले लोग, हमें फ्लेमिश रीजन वाले लोग डच बोल रहे हैं, वही दूसरे रीजन वाले लोग हमारा फ्रेंच बोल रहे हैं। लेकिन मेजोरिटी में आपको कौन दिख रहा है? मेजोरिटी में हमारे डच स्पीकर है। अगर पूरा देश की बात करें तो मेजोरिटी में हमारे डच स्पीकर है। कैसे डच स्पीकर है? क्योंकि 59% पॉपुलेशन हमारा डच बोल रहा है, बस 40% पॉपुलेशन हमारा फ्रेंच बोल रहा है। दिस मीन्स डच स्पीकर आर इन मेजोरिटी, डच स्पीकर हमारे मेजोरिटी में है। अब देखिए ये तो हमने पूरे देश की बात कर ली, बाकी 1% हमारा और पॉपुलेशन है जो यहाँ पे है लगभग, और ये जर्मन बोलता है, इसका तो कोई उतना वैल्यू भी नहीं है क्योंकि ये 1% पॉपुलेशन, लेकिन फिर भी हमारे डाइवर्सिटी के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारा 1% पॉपुलेशन वो जर्मन बोलता है, 1% पॉपुलेशन, और ये इस वाले रीजन में बस कंसंट्रेटेड होते हैं। ये तो हमने पूरे देश की बात कर ली। अब इसका जो हमारा कैपिटल सिटी है दैट इज कॉल्ड ब्रुसेल्स। जो ये ब्रुसेल्स है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, दिस इज ब्रुसेल्स, ये इसको हम लोग ब्रुसेल्स कहते हैं और ये इसका कैपिटल सिटी है। यहाँ का क्या कंपोजिशन है? यहाँ हमारे 80% फ्रेंच स्पीकर हैं और 20% डच स्पीकर हैं। यहां से आप लोग को दिख के लग रहा होगा, कुछ आपने ऑब्जर्व किया? देखिए क्या ऑब्जर्व किया आपने। पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में हमारे डच बोलने वाले 59% है, यानी पूरे देश में हमारे मेजोरिटी में डच बोलने वाले हैं और माइनॉरिटी में फ्रेंच बोलने वाले, दैट इज ओनली 40%। लेकिन हमारा कैपिटल सिटी की अगर बात करते हैं हम लोग, जो कैपिटल सिटी में हमारे मेजोरिटी में कौन है? फ्रेंच वाले, यहाँ पे हो गए मेजोरिटी में। पूरा देश में तो हमारे डच बोलने वाले थे, लेकिन ब्रुसेल्स में यानी कैपिटल सिटी में हमारे फ्रेंच बोलने वाले मेजोरिटी में हैं और डच बोलने वाले माइनॉरिटी में हैं। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हमारे जो फ्रेंच बोलने वाले हैं दे वर मोर रिच एंड पावरफुल, वो ज्यादा रिच और पावरफुल हुए। और जो हमारे डच बोलने वाले लोग हैं जो मेजोरिटी में हैं वो थोड़ा कम, थोड़ा गरीब है या फिर थोड़ा कम पावरफुल, उनके पास पावर्स कम हैं। ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा किसलिए, वो तो बाद की बात है। पहले देखते हैं कि जो हमारे डच बोलने वाले लोग हैं वो इनसे घृणा करते थे, इनसे जो है वो परेशान रहते थे या नाराज रहते थे और विरोध करते थे इस बातों का, क्योंकि फ्रेंच बोलने वाले तो माइनॉरिटी में हैं लेकिन वो ज्यादा रिच हैं, ज्यादा पावरफुल है। क्यों ज्यादा रिच और ज्यादा पावरफुल है और ये डच वाले पीछे क्यों रह गए? क्योंकि इनका कहना था कि हमें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिला और एजुकेशन मिला हमें लेट से मिला, वी गॉट द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेटर देन फ्रेंच स्पीकर। यानी डच वाले इनको विरोध करते थे, दे रिसेंटेड दिस, उनका विरोध करते थे, उनसे नाराज रहते थे कि हमें एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेट से मिला, इसलिए हम लोग लेस पावरफुल रह गए, हमारे पास पावर नहीं मिला, हम लोग उतने ज्यादा रिच नहीं हो पाए। अब इस वजह से क्या हुआ, दोनों के बीच में टेंशन पैदा होने लग गया। किसके किसके बीच में? डच स्पीकर के बीच में और फ्रेंच स्पीकर के बीच में। डच और फ्रेंच दोनों के बीच में हमारा टेंशन पैदा होने लग गया। अब आप सोचिए कि पूरे देश में हमारे मेजोरिटी में अगर डच वाले हैं, अगर ये चाहेंगे कि अपना मेजोरिटी का विल, अपना जो भी है वो फ्रेंच के वालों के ऊपर थोपना चाहेंगे तो क्या होगा? इफ द डच स्पीकर वांटेड टू इम्पोज देयर विल ऑन फ्रेंच स्पीकर, देन व्हाट विल हैपन? क्या होगा आपको लगता है? क्या हो सकता है? तो सोचिए क्या क्या हो सकता है। दंगे हो सकते हैं, फसाद हो सकते हैं और क्या हो सकता है? देश टूट सकता है। द
कंट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कंट्री हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। लेकिन अब हम लोग आगे देखेंगे कि इन्होंने कैसे पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किया, पावर को कैसे डिवाइड किया कि इनका यूनिफिकेशन रह गया, ये यूनिफाइड रह गए, इनका कोई डिवीजन नहीं हुआ देश का, ये लोग एकता से रहने लगे। तो वो जानने से पहले हम लोग देखते हैं, वी हैव टू सी द केस ऑफ श्रीलंका। अब हम लोग श्रीलंका का केस में देखते हैं कि श्रीलंका का कंपोजिशन कैसा है। तो बेल्जियम आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि मेजोरिटी में आपके डच बोलने वाले हैं एंड दे लिव इन फ्लेमिश रीजन एंड दे आर 59% ऑफ द पॉपुलेशन। देन माइनॉरिटी स्पीकर आर फ्रेंच स्पीकर एंड दे लिव इन वेलोनिया रीजन एंड दे आर 40% ऑफ द पॉपुलेशन। ये हो गया आपका। और ब्रुसेल्स की बात करें तो ब्रुसेल्स में मेजोरिटी में हमारे फ्रेंच बोलने वाले हैं, दैट इज 80% ऑफ पॉपुलेशन, और माइनॉरिटी में हमारे डच बोलने वाले हैं, दैट इज 20% ऑफ द पॉपुलेशन। और हमें क्या ध्यान रखना है, जो माइनॉरिटी फ्रेंच बोलने वाले हैं दे आर मोर रिच एंड पावरफुल, और जो हमारे डच बोलने वाले हैं वो दे आर पुअर एंड लेस पावरफुल, वो पुअर हैं और लेस पावरफुल हैं। इस वजह से क्या हुआ कि डच वालों के मन में उनके प्रति विरोध पैदा होने लग गया, विरोध पैदा होने लग गया। तो जाहिर सी बात है कि टेंशन पैदा होगी दोनों के बीच में। नाउ लेट्स मूव टू केस ऑफ श्रीलंका। अब श्रीलंका का हम लोग कंपोजिशन देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि श्रीलंका ने इसको रोकने के लिए, इन टेंशन को रोकने के लिए क्या किया, और बेल्जियम ने जो इनके बीच में टेंशन हो सकता था उनको रोकने के लिए किस तरह का पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किया। तो नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक केस स्टडी ऑफ श्रीलंका। पहले श्रीलंका का हम लोग देख लेते हैं कंपोजिशन की, श्रीलंका का कंपोजिशन कैसा है। तो नाउ लेट्स मूव, नाउ लेट्स सी द केस ऑफ श्रीलंका। अब श्रीलंका में क्या था, वहां का कंपोजिशन कैसा था, वहां का डाइवर्सिटी कैसा था या कैसा है, लेट्स सी। देखिए श्रीलंका आप लोगों को सबको पता होगा, ये कहा हमारा साउदर्न कोस्ट में है। किसके साउदर्न कोस्ट में, ऑफ इंडिया, हमारा इंडिया है, इंडिया के साउदर्न कोस्ट में हमारा तमिलनाडु यहाँ पे है, यहाँ कहीं तमिलनाडु, हमारा इंडिया का तमिलनाडु यहाँ है, उसके साउदर्न कोस्ट कुछ ही किलोमीटर में हमारा श्रीलंका कंट्री है। एंड दिस इज अ आइलैंड नेशन, आइलैंड नेशन है ये। देखिए अब यहाँ पे कैसा हमारा कंपोजिशन है, तो देखिए यहाँ पे जो है इसका पॉपुलेशन इज 2.15 करोड़, लगभग 2.15 करोड़ के आसपास इसका पॉपुलेशन है। ये भी बहुत छोटा सा ही यहाँ पॉपुलेशन है। और यहाँ पे हमारा जो एशियन कंट्रीज है उसके हिसाब से, एशियन कंट्रीज में आपने देखा होगा कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स होता है। जैसे इंडिया ही है, इंडिया में ही बहुत सारा डाइवर्स पॉपुलेशन है, अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग पाए जाते हैं। अगर लैंग्वेज के डाइवर्सिटी की बात करें तो इंडिया में ही बहुत अलग अलग भाषा के लोग पाए जाते हैं। ऐसा हमारा जो एशियन कंट्रीज हैं उसके साथ ये केस होता है, जो हमारा साउथ एशियन कंट्रीज हैं उसके तरह इसका भी केस है। श्रीलंका का भी, श्रीलंका में भी बहुत ज्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन है। कैसा डाइवर्स पॉपुलेशन है, लेट अस सी। तो देखिए यहाँ जो हमारे, आप अगर मैप देखोगे आपको एनसीईआरटी पेज नंबर 3 पे आपको मैप मिल जाएगा श्रीलंका का। यहाँ आपको इस तरह का कुछ मैप दिखेगा, यहाँ पे आपको ये ग्रीन वाला पार्ट दिखेगा, ये ग्रीन वाला पार्ट, ये ग्रीन वाला पार्ट हमारा सिन्हालीज स्पीकर है। ये लोग सिन्हाला लैंग्वेज होता है वो स्पीक करते हैं, सिन्हाला, दे स्पीक सिन्हाला एंड दे आर कॉल्ड सिन्हालीज, वो सिन्हालीज कहलाते हैं। और उनका पॉपुलेशन 74% है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, मेजोरिटी से भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है सिन्हाला बोलने वालों का। अब हमारे जो 18% है दे आर तमिल स्पीकर, क्या बोलते हैं वो, तमिल भाषा बोलते हैं। लेकिन तमिल भाषा बोलने वाले में भी दो तरह के ग्रुप हैं, सब ग्रुप हैं। अब किस कौन कौन तरह के ग्रुप हैं, एक हमारा तमिल नेटिव या फिर श्रीलंकन तमिल हैं, ये वहां के मूल निवासी हैं। मूल निवासी मतलब वहीं जन्मे, वहीं उनका पूर्वज जन्मे, सारे वहीं के हैं, दे आर द नेटिव पीपल ऑफ श्रीलंका। और वो उनका पॉपुलेशन कितना है, 13% है। बाकी रेस्ट जो बच गए दे आर इंडियन तमिल। इंडियन तमिल का मतलब क्या हुआ, वहां पे इंडिया से लोग गए थे, यानी जिनके पूर्वज इंडिया से श्रीलंका चले गए थे और वो भी तमिल भाषा का ही प्रयोग करते थे। ऑल्सो स्पीक इन तमिल लैंग्वेज। और वो इंडिया से गए थे, वो कब गए थे, इन द कॉलोनियल पीरियड, जो हमारा इंडिया का कॉलोनियल पीरियड था, जो ब्रिटिश का कॉलोनी हमारे इंडिया में बसा हुआ था, जब हम लोग ब्रिटिश शासन के अंदर थे उस टाइम में
जो इंडिया के तमिल वर्कर थे, तमिल जो थे वो क्या थे, एज ए प्लांटेशन वर्कर कहां गए थे, हमारे श्रीलंका गए थे, तो भी वहीं बस गए। तो उनके बेटे या फिर उनके आगे के जनरेशन भी वहां बस गए, तो दे आर कॉल्ड इंडियन तमिल। तो बेसिकली तमिल बोलने वाले दो तरह के ग्रुप हो गए, एक हमारा हो गया तमिल नेटिव या श्रीलंकन तमिल जिसका 13% है, और बाकी जो बच गए दे आर इंडियन तमिल, वो इंडियन तमिल हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा। इसके अलावा यहाँ आपको दिख रहा होगा, इसके अलावा एक चीज और देखते हैं, वहां का रिलीजन कैसे वो फॉलो करते हैं, रिलीजन कैसे फॉलो करते हैं। जो हमारा सिन्हालीज हैं यानी सिन्हाला बोलने वाले हैं, दे आर मोस्टली बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले हैं। यानी जो हमारे ये सिन्हाला बोलने वाले 74% लोग हैं, उसमें से मोस्ट जो पीपुल हैं दे आर बुद्धिस्ट या जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। उसके बाद जो हमारे तमिल हैं, ये जो तमिल हैं, ये तमिल दे फॉलो हिंदू और मुस्लिम, वो या तो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं या इस्लाम को फॉलो करते हैं। सो देयर रिलीजन इज आइदर हिंदू और मुस्लिम, वो हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं। यहाँ आपको देख के लग रहा होगा बेल्जियम हमने क्या देखा था, दो तरह के थे, एक डच और एक फ्रेंच। लेकिन डच जो मेजोरिटी में तो था, लेकिन वो 59% मेजोरिटी था, 59%, और दूसरा फ्रेंच 40%, ज्यादा का डिफरेंस नहीं था। लेकिन यहाँ अगर हम तमिल और सिन्हालीज को देखें तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस है, ये 74% है और ये 18% पॉपुलेशन ही है। अब देखिए क्या होता है, अगर ये 74% पॉपुलेशन यानी सिन्हाला बोलने वाले अगर कुछ भी अपना मनमानी चलाने लगे और अपना विल जो है, अपनी इच्छा जो है इन पर थोपने लगे ऑन तमिल स्पीकर, तो उससे क्या हो सकता है, देश में जाहिर सी बात है कि वायलेंस क्रिएट हो सकता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि मेरे ऊपर दूसरे के डिसीजन थोपे जाए सॉरी। तो बेसिकली क्या हुआ हमारा, तो अगर डिसीजन थोपे जाएंगे तो क्या होगा, देयर कुड बी वायलेंस, दंगा फसाद हो सकता है, और उससे भी देश में पार्टीशन की स्थिति आ सकती है। तो अब देखिए इसको कैसे यहाँ के लीडर्स ने मैनेज किया और उस मैनेज करने से क्या रिजल्ट आया। फिर हम लोग बेल्जियम के बारे में भी देखेंगे कि बेल्जियम में कैसे वहां के लीडर्स ने, वहां के लोगों ने साथ आके किस हिसाब से पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किया, तो उसका रिजल्ट क्या आया। तो देखिए सबसे पहले वी स्टडी अबाउट श्रीलंका। श्रीलंका में क्या अरेंजमेंट किया गया, वहां की सरकार ने क्या कदम लिए, ये आपको बेसिकली पहले ये आपको समझ में आ गया, श्रीलंका का सारा कुछ समझ में आ गया। मेन चीज क्या समझ में रखना, हमारा पॉपुलेशन लगभग 2.15 करोड़, बहुत ज्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन, 74% सिन्हाली स्पीकर, 18% आज तमिल स्पीकर। तमिल में दो ग्रुप हो गए हमारे, एक हमारा हो गया तमिल नेटिव और श्रीलंकन तमिल, दूसरा हमारा हो गया इंडियन तमिल जो 13% है वो श्रीलंकन तमिल, और जो इंडियन तमिल है बाकी जो बच गए वो इंडियन तमिल हो गए। इंडियन तमिल किसे कहते हैं, जिनके पूर्वज एज ए प्लांटेशन वर्कर आए थे, कब कहां से, इंडिया से, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, ये हो गया हमारे इंडियन तमिल। और अब रिलीजन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द सिन्हाली, जो सिन्हाला बोलने वाले हैं, दे आर मोस्टली बुद्धिस्ट, जो बुद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। और मोस्ट ऑफ द तमिल बोलने वाले हैं, दे आर आइदर हिंदू और मुस्लिम, वो हिंदू और मुस्लिम है। तो बेसिकली हमारा अगर मेजोरिटी की बात करें तो सिन्हाला बोलने वाले हैं और वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। अब देखते हैं कि श्रीलंका में हमारा कैसा पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किया गया, वहां की सरकार ने कैसे कदम उठाए, लेट अस सी। तो देखते हैं अब कि श्रीलंका में किस तरह के स्टेप्स लिए गए और श्रीलंका में क्या होता है उन स्टेप्स लेने के वजह से। देखिए श्रीलंका में जो स्टेप लिए गए दैट इज कॉल्ड मेजोरिटेरियन स्टेप्स। मेजोरिटेरियन स्टेप्स का मतलब बहुसंख्यावाद। बहुसंख्यावाद का मतलब वो क्या होता है, इसका थ्योरी क्या कहता है कि जो मेजोरिटी हैं दे कैन इम्पोज देयर विल ऑन माइनॉरिटी, मतलब मेजोरिटी जो चाहे वो कर सकते हैं, वो जैसे माइनॉरिटी को कहेंगे उन्हें ऐसा रहना पड़ेगा। तो वहां का श्रीलंका का गवर्नमेंट जो है उन्होंने मेजोरिटेरियन स्टेप्स लिए। अब क्या मेजोरिटेरियन स्टेप्स लिए, लेट अस सी। तो देखिए श्रीलंका के बारे में तो हमने उसके कंपोजिशन के बारे में जान लिया। अब देखिए श्रीलंका क्या हुआ, श्रीलंका को 1948 में आजादी मिली, श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948। उसके बाद क्या हुआ, अब वहां पे आया तो वहां पे डेमोक्रेसी का आइडिया आया। डेमोक्रेसी में क्या होता है हमारा, ऑब्वियस ही बात है मेजोरिटी रूल होता है, मेजोरिटी रूल करती है, मेजोरिटी जिसके पास मेजोरिटी
वो रूल करेगा। लेकिन यहाँ तो बहुत ज्यादा मेजोरिटी किसके पास है, 74%, सिन्हाली के पास। तो सिन्हाली कम्युनिटी के जो लीडर थे, वहां के जो नेता थे, उन्होंने क्या चाहा, उन्होंने चाहा कि हम लोग हमेशा अपना डोमिनेंस बनाए रखें सरकार में, हम हमेशा अपना डोमिनेंस बनाए रखें, हम जैसा चाहे वैसा ही होना चाहिए। अब देखिए क्यों होना चाहिए, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी थी और उनको पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले पॉपुलेशन थे। लेकिन अब क्या क्या उन्होंने स्टेप्स लिया, देखिए क्या क्या उन्होंने स्टेप लिया। सबसे पहला स्टेप क्या लिया, उन्होंने 1956 में एक एक्ट पास कर दिया, एक कानून पास कर दिया। क्या कानून पास कर दिया कि बस सिन्हाला लैंग्वेज जो है वही बस हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। तमिल को पूरी तरह से नकार दिया गया, बस सिन्हाला लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद और क्या, ये ले लिया, अगर ऑब्वियस सी बात है कि अगर सिन्हाला और तमिल बोलने वाले दोनों लोग थे वहां पे, तो सिन्हाला बोलने वालों को सिन्हाला बोलने वाले नहीं, तमिल बोलने वालों को जरूर सी बात है कि वो विरोध करेंगे इस बात का। फिर उन्होंने और क्या किया, उन्होंने गवर्नमेंट ने सिन्हाला एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटी एंड पोजीशन एंड जॉब, मतलब क्या किया, उन्होंने सिन्हाला के स्पीकर जो थे उनको जॉब और यूनिवर्सिटी पोजीशन में फेवर किया जाने लग गया, उनको ज्यादा मान्यता मिलने लगी, उनको ज्यादा भर्ती करवाए जाने लगे। इस वजह से भी तमिल के बीच में मन में शंका पैदा होगी ही, जरूर सी बात है कि होगी जरूर होगी। जब किसी को नकारा जाता है तो उसके अंदर फीलिंग आएगी कि नहीं, हमारे साथ कुछ गलत जरूर हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्या किया उन्होंने एक नया लॉ पास किया, और नया लॉ क्या पास किया कि स्टेट विल प्रोटेक्ट एंड प्रोमोट बुद्धिज्म, मतलब हमारा जो गवर्नमेंट है और स्टेट है दैट विल प्रोटेक्ट एंड प्रोमोट बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को प्रमोट करेगा। लेकिन बुद्धिज्म कौन थे ज्यादा बोलने वाले, सिन्हाला स्पीकर वेयर मोस्टली बुद्धिज्म, और बाकी हमारे तमिल वाले क्या थे, दे वेयर मोस्टली हिंदू और मुस्लिम। लेकिन जब किसी एक रिलीजन पे जोर दिया जाएगा तो दूसरे रिलीजन वालों के मन में जरूर शंका पैदा होगा, जरूर वो विरोध करने उतरेंगे कि नहीं, हमारे रिलीजन को भी मान्यता देनी जानी चाहिए, सबको बराबर माना जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो दीज आर मेजोरिटेरियन स्टेप, बहुसंख्यावाद स्टेप्स लिया उन्होंने। पहला क्या लिया कि बस सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया, तो तमिल वाले को ऑब्वियस सी बात है परेशानी होगी। दूसरा, गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो सिन्हाला स्पीकर हैं उनको जॉब में और फिर यूनिवर्सिटी पोस्ट पे उनको फेवर किया जाने लग गया। जाहिर सी बात है कि इससे भी तमिल वालों को परेशानी होगी जरूर। उसके बाद और क्या किया उन्होंने, एक नया कानून पास किया कि स्टेट बस बुद्धिज्म को प्रमोट करेगा, बुद्धिज्म को बढ़ावा देगा। तो लेकिन हमारे तमिल बोलने वाले कौन थे, दे वेयर मोस्टली हिंदू एंड मुस्लिम, तो उनको जरूर एक सेटबैक लगेगा, उनको जरूर एक झटका लगेगा कि भाई ये गवर्नमेंट कर क्या रही है, हम सबको बराबर मानना चाहिए गवर्नमेंट को। और देखिए क्या हुआ, इस वजह से क्या होगा, उनके मन में एलियनेशन का फीलिंग आएगा। एलियनेशन फीलिंग का मतलब बोलेगा नहीं, हम इस देश के नहीं है, हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है, अच्छा बिहेव नहीं हो रहा है। अब इस वजह से क्या होगा, उनको आप लोग ही डिसाइड करके बता सकते हो, आगे मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा, जाहिर सी बात है दंगे फसाद होना शुरू हो जाएंगे। इससे क्या हुआ, डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ दोनों के बीच में, डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया। इस वजह से क्या हुआ, जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने एक पार्टी लॉन्च कर दी। क्या किया उन्होंने, पार्टी लॉन्च किया और उसके साथ साथ स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया, मूवमेंट करना, आंदोलन स्टार्ट कर दिया कि नहीं। और आंदोलन का उनका एम क्या क्या था, व्हाट वेयर द एम्स ऑफ दीज मूवमेंट्स और आंदोलन, उनका क्या एम था। सबसे पहला एम था उनका कि हमारा तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो बस सिंहाला को दिया हुआ था। लेकिन तमिल वालों ने कहा नहीं भैया, हमें भी तमिल लैंग्वेज को भी आप ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दो। दूसरा क्या कहा उन्होंने कहा फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, रीजनल ऑटोनॉमी का भी डिमांड किया। रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब उन्होंने बोला कि हमें एक अलग राज्य बना दो। हम कौन कौन से, मैंने जब अभी बताया था तो क्या बताया था, नॉर्थ और ईस्ट पार्ट ऑफ द श्रीलंका, ये वाला सपोज, ये वाला जो पार्ट था, ये वाला नॉर्दर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट, यहाँ पे हमारा मेजोरिटी में कौन थे, हमारे
तमिल बोलने वाले श्रीलंकन तमिल, तो उन्होंने बोला कि हमें रीजनल ऑटोनॉमी दे दो, हमें इस एरिया में हमें अपना रीजनल ऑटोनॉमी दे दो, हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दो, जिसको कहा गया तमिल एलम। तमिल एलम मतलब तमिल स्टेट, हमें एक तमिल स्टेट बना के दे दो, वहां हम जैसे चाहेंगे विल रूल बाय आवर विल, हम लोग उस हिसाब से रूल करेंगे। अब लेकिन इनकी बातों को कोई दर्जा नहीं दिया गया, कोई भाव नहीं दिया गया, उनको बात नहीं मान रहे थे सिन्हाला लोग। जब बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, सिविल वॉर तक पहुंच गया ये केस। कॉन्फ्लिक्ट तो पहले हुआ, भले दंगे फसाद, बाद में सिविल वॉर तक पहुंच गया। सिविल वॉर को हिंदी में हम लोग कहते हैं गृह युद्ध। गृह युद्ध का मतलब है घर में ही, यानी देश के अंदर ही एक दूसरे से लोग लड़ने लगे, जिसको मन दंगे फसाद होने लगे, एक दूसरे को, सिन्हाला वाले तमिल वालों को मारने लगे, तमिल वाले सिन्हाला वालों को मारने लगे, तो बहुत ज्यादा भयावह स्थिति हो गई। और इस आप लोग बता सके, ये सिविल वॉर होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, इनसे क्या आएगा? एक तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आएगा। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आएगा तो क्या आएगा? हमारा सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ, तीनों को, सामाजिक, आर्थिक और कल्चरल लाइफ, सांस्कृतिक जीवन, तीनों पे असर पड़ा। तीनों श्रीलंका का बर्बाद हो गया। पहले बहुत ज्यादा इकोनॉमिक स्थिति अच्छी थी हमारी श्रीलंका की, लेकिन सिविल वॉर के वजह से पूरा खराब हो गया। वहां का सारा सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक लाइफ खराब हो गया। इससे हम लोग को क्या समझ में मिलती है? हम लोग को समझ में सबसे मेन चीज मिलता है, हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कभी भी मेजोरिटी को अपना विल, अपना इच्छा माइनॉरिटी के ऊपर इंपोज नहीं करना चाहिए। यानी मेजोरिटी को अपना इच्छा माइनॉरिटी के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। मेजोरिटी शुड नेवर इंपोज देयर विल ऑन माइनॉरिटी। अगर ऐसा होता है तो माइनॉरिटी के साथ साथ जो मेजोरिटी में है, दोनों को उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे, दोनों को उनके परिणाम झेलने पड़ेंगे, जो हमने श्रीलंका वाला केस में देख लिया। यहाँ पे मेजोरिटी वालों ने माइनॉरिटी के ऊपर क्या किया? अपना विल इंपोज करने का कोशिश किया, जिसको हम लोग कहते हैं मेजोरिटेरियन स्टेप्स, मतलब बहुसंख्यावाद। मतलब जो बहुसंख्यक है, यानी जो मेजोरिटी है, वो अपना वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले फिर एक बार रिवाइज करते हैं, क्या किया? 1955 में एक एक्ट पास किया। उन्होंने बोला कि नहीं, बस सिन्हाला जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए। दूसरा क्या कहा कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने क्या किया? जो सिन्हाला एप्लीकेंट है, सिन्हाला बोलने वाले थे, उनको यूनिवर्सिटी और जॉब में ज्यादा फेवर किया। तीसरा क्या किया? नया लॉ पास किया कि भाई बुद्धिज्म को हम प्रमोट करेंगे, बुद्धिज्म को बढ़ावा देंगे। ये तीनों चीजें किसके अगेंस्ट है? दिस इज अगेंस्ट द तमिल वालों के अगेंस्ट में ये सारी चीजें दिया गया। इसी को हम लोग कहते हैं मेजोरिटेरियन स्टेप। अगर आपको क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट वेयर द मेजोरिटेरियन स्टेप्स टेकन बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट, तो आप ये तीनों पॉइंट लिख सकते हो। फिर हमारा उसके वजह से क्या हुआ? तमिल के बीच में फीलिंग ऑफ एलियनेशन आया। फीलिंग ऑफ एलियनेशन आया तो उससे क्या क्या रिजल्ट पैदा हुए? तो आपको श्रीलंका वालों ने, श्रीलंकन तमिल्स ने क्या किया? उन्होंने मूवमेंट लॉन्च किया, पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, आंदोलन, धरना, सब कुछ शुरू किया। और उनके मांग क्या क्या थे? यहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वेयर द डिमांड्स ऑफ श्रीलंकन तमिल्स। तो आप क्या लिखोगे? पहला कि रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। वो चाहते थे कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिलना चाहिए। और दूसरा क्या था? कि हमको रीजनल ऑटोनॉमी दे दो। इसका मतलब हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट दे दो, जिसको तमिल एलम कहा गया। तमिल एलम नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में हमें तमिल एलम दे दो, हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट दे दो जहां हम अपने हिसाब से रूल करेंगे। लेकिन इन सब चीज मांगों को नहीं माना गया। उसकी वजह से क्या हुआ? सिविल वॉर हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अगर सिविल वॉर हुआ, वायलेंस हुआ, उसके वजह से क्या हुआ? उसके सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ सब बर्बाद हो गया श्रीलंका में। अब लेकिन धीरे धीरे लाइन पे आ रहे हैं वो लोग भी। तो चलिए, इसी वजह से हमारे जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, वो भी इन्हीं सब पॉलिटिक्स में आके वो भी मारे गए थे। इसके बारे में हमें ज्यादा डीप में नहीं जानना है, लेकिन बस इतना आपको जानना है। अब हम लोग श्रीलंका का केस तो देख लिया। क्या देख लिया? कि अगर मेजोरिटी अपना विल माइनॉरिटी के ऊपर इंपोज करती है तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, देश में बहुत भयानक स्थिति हो सकती है। अब हम तो देख लिया श्रीलंका में इन्होंने ऐसा किया। अब देखते हैं कि बेल्जियम में भी तो डाइवर्सिटी थी। वहां पे दो तरह के लोग थे। कौन कौन? एक फ्रेंच, एक डच बोलने वाले। उनमें भी तो दंगे हो सकते थे, उनपे भी तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकते थे। लेकिन उन्होंने, वहां की गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप लिया, उन्होंने सबने मिलकर, वहां के नेताओं ने ऐसे बैठकर विचार विमर्श किया सब एक साथ, कि उनके बीच में कोई भी यूनिटी नहीं टूटी, उनकी एकता भंग नहीं हुई। दे लिव टुगेदर, वो एक साथ रहते हैं और उनके बीच में किसी भी तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा
नहीं हुई। तो लेट अस सी कि बेल्जियम में हमारे कौन से स्टेप्स ले गए। दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एकोमोडेशन का मतलब होता है सामंजस्य, मतलब सबको एक साथ लाना। तो लेट अस सी व्हाट इज एकोमोडेशन इन बेल्जियम। लेट्स मूव। तो चलिए, हमने श्रीलंका के केस में तो देख लिया कि वहां पे दंगे फसाद हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि वहां पे बहुसंख्यावाद या मेजोरिटेरियन स्टेप्स लिए गए। लेकिन हमारे बेल्जियम के नेताओं ने समझदारी का काम किया। दे अप्लाइड देयर ब्रेन, उन्होंने विवेकपूर्ण काम किया और दे मेक सच पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। कैसा पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किया? जिससे कि सब लोग साथ में रह सके। एंड दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज कॉल्ड एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब होता है सामंजस्य। सामंजस्य का मतलब होता है सबको एक साथ मिलाकर चलना। इट मीन्स व्हाट डू मीन बाय एकोमोडेशन इन बेल्जियम। उससे पहले हम देखते श्रीलंका में क्या हुआ। श्रीलंका में जो मेजोरिटी वाले ने माइनॉरिटी वालों को कुछ नहीं समझा, उनको रिकॉग्नाइज उन्होंने नहीं किया, उन्होंने मेजोरिटेरियन स्टेप्स लिया। लेकिन बेल्जियम के गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां के नेताओं ने बैठ के एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, इसका मतलब जो रीजनल वहां पे डिफरेंसेस थे और जो कल्चरल डाइवर्सिटी थे, यानी हमारे फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वाले दो तरह के लोग थे बेसिकली, और एक जर्मन बोलने वाले 1% थे। तो वहां क्या था, हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी भी था और रीजनल डिफरेंसेस भी था। रीजनल डिफरेंस क्या था हमारा नॉर्दर्न पार्ट में कौन सा फ्लेमिश रीजन और नीचे वाले पार्ट में हमारा कौन सा था वेलोनिया रीजन। तो हमारा रीजनल डिफरेंसेज भी था। तो उनको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, उनको समझा कि नहीं, अगर हम लोग को साथ रहना है तो सबको एक ऐसा पावर शेयरिंग अरेंजमेंट करना चाहिए कि सबको वो चीजें मान्य हो। तो उन्होंने क्या किया इसके लिए क्या पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किया। तो उन्होंने 1970 और 1993 के बीच में 4 टाइम्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, 4 बार अपने संविधान को संशोधन किया, अमेंडमेंट किया। कैसा अमेंडमेंट किया? दैट वुड मेक enable everyone to live together within same country। इस तरह का पावर अरेंजमेंट किया, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किया ताकि सब लोग एक ही देश में एक साथ रह सके बिना कुछ परेशानी के, बिना कुछ दंगे फसाद के, विदाउट एनी वायलेंस, वो एक साथ रह सके। लेट अस सी व्हाट इज बेल्जियन मॉडल। बेल्जियन मॉडल कैसा था, उन्होंने कैसा पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किया। तो पहला पॉइंट हमारा था नंबर ऑफ, वो जानने से पहले मैं बताता हूं इसमें 3 तरह के गवर्नमेंट हुआ। एक हमारा हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब तीनों के बारे में हम लोग जानते हैं कि तीनों का क्या क्या रूल है और तीनों के लिए क्या क्या अरेंजमेंट किए गए। तो सबसे पहले हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे बेल्जियम के लिए सरकार होगी, द गवर्नमेंट फॉर होल बेल्जियम। वहां पे क्या किया उन्होंने, ऐसा पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किया कि डच और फ्रेंच बोलने वाले मिनिस्टर्स जो होंगे, मंत्री जो होंगे, दे विल बी इक्वल इन नंबर, दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। जबकि हमारे डच बोलने वाले पूरे कंट्री में तो मेजोरिटी में थे, 59% थे, और फ्रेंच वाले 40% ही थे। लेकिन उन्होंने इस तरह का अरेंजमेंट किया कि नहीं, दोनों के मिनिस्टर, डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले मिनिस्टर, दोनों की संख्या सेम होगी, दोनों का नंबर सेम होगा। यानी सपोज कि अगर 4 मिनिस्टर हमारे डच बोलने वाले होंगे तो देयर विल बी 4 मिनिस्टर फॉर फ्रेंच स्पीकिंग ऑल्सो, 4 हमारे फ्रेंच के भी होंगे। और इससे क्या होगा, हमारा अगर मिनिस्टर्स हमारे सेम रहेंगे, उससे क्या होगा, किसी भी एक कम्युनिटी को ये पावर नहीं बच जाएगा कि वो यूनिलेटरली डिसीजन ले सके, दूसरे के ऊपर अपना प्रभुत्व जमा सके। तो नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलेटरली, मतलब अगर सब बराबर है, दोनों को सेम रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ, इट मींस दे कैन नॉट मेक डिसीजंस यूनिलेटरली। एक ही बस एक दिशा में सोच के एक कम्युनिटी का फेवर करके नहीं कर सकते हैं कोई भी काम। इस तरह का अरेंजमेंट किया गया। दूसरा क्या किया गया, स्टेट गवर्नमेंट्स बनाए गए। 3 रीजन में बांटा गया कंट्री को, एक हमारा फ्लेमिश रीजन, एक वेलोनिया रीजन और एक हमारा ब्रुसेल्स जो हमारा कैपिटल सिटी था। तो 3 रीजन में बांटा गया और तीनों में हमारा स्टेट गवर्नमेंट रखा गया। बेसिकली हमारा फ्लेमिश रीजन और वेलोनिया रीजन के लिए क्या अरेंजमेंट है, देखिए वहां पे हमारा स्टेट गवर्नमेंट रखा गया और जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे पावर थे वो उनसे लेके स्टेट गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफर कर दिए गए। सो मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन टू
स्टेट गवर्नमेंट ऑफ 2 रीजन ऑफ द कंट्री। यहाँ 2 रीजन कौन कौन है, फ्लेमिश रीजन एंड वन इज वेलोनिया रीजन। इन्हीं दोनों रीजन को स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर्स दे दिए गए। अगर स्टेट को पावर्स दे दिए गए इट मीन्स दे आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं बचे। कैसे नहीं बचे, अब उनको जो पावर मिला है उन पावर के बेसिस पे वो अपना डिसीजन ले सकते हैं एट देयर लेवल। उनको जो जो पावर मिले हुए हैं उन्हीं पावर में बस। लेकिन अगर पूरी ओवरऑल की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिसीजन लेगी, लेकिन कुछ पावर हमें स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जिसपे स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है। और एक तीसरा रीजन मैंने क्या बताया, ब्रुसेल्स वाला रीजन बताया, जो कि कैपिटल सिटी है। कैपिटल सिटी में एक उल्टा तरह का सिस्टम था। क्या सिस्टम था, वहां हमारे फ्रेंच बोलने वाले मेजोरिटी में थे। पूरे देश में तो हमारे डच बोलने वाले मेजोरिटी में थे, लेकिन ब्रुसेल्स में हमारे फ्रेंच बोलने वाले मेजोरिटी में थे, वो 80% से। लेकिन वहां भी क्या किया, वहां जो स्टेट गवर्नमेंट बना, वहां जो गवर्नमेंट बना, वहां सेपरेट गवर्नमेंट बना, जहां की दोनों कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। दोनों कम्युनिटी को, जो हमारे फ्रेंच थे और डच, दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। और ये सबको मान्य हो गया, सब लोग मान लिए कि चलो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे डच वाले थे उन्होंने पूरे देश में क्या मान लिया कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो गया। लेकिन और ब्रुसेल्स में यानी कैपिटल सिटी में जहां पे हमारे फ्रेंच वाले मेजोरिटी में थे, वहां उन्होंने भी मान लिया कि नहीं, यहां भी हम लोग इक्वल रिप्रेजेंटेशन डच वालों को दे सकते हैं। इसका मतलब हम लोग बेसिकली क्या कह सकते हैं कि ब्रुसेल्स में फ्रेंच वाले मान गए कि सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और पूरे देश में डच वाले मान गए कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इस वजह से क्या हो गया, टेंशन कम हो गए। और एक तीसरा भी गवर्नमेंट रखा गया, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या था कि इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, मतलब एक ही लैंग्वेज कम्युनिटी के लोग उस गवर्नमेंट को चुन सकते हैं। मतलब अगर डच हैं तो उसमें फ्रेंच वाले वोटिंग नहीं कर सकते हैं। अगर डच कम्युनिटी का वो गवर्नमेंट है, इट मीन्स ओनली डच पीपल, डच स्पीकर कैन ओनली वोट फॉर दैट कम्युनिटी गवर्नमेंट। अगर वो फ्रेंच का है तो उसमें फ्रेंच वाले ही दे सकते हैं, दूसरे वाले नहीं दे सकते हैं वोट। ये नहीं इसमें मैटर करता है कि वो किस जगह रहते हैं, वेलोनिया रीजन में रह रहे हैं या फ्लेमिश रीजन में रह रहे हैं, किसी भी रीजन में रहते हो, अगर वो उस कम्युनिटी के हैं तो उसमें वोटिंग कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। मतलब इसमें अलग अलग कम्युनिटी का गवर्नमेंट, यानी कौन कौन से हो गए हमारे डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी के गवर्नमेंट बन गए। यानी डच वाले में बस डच वाले देंगे वोट, फ्रेंच में बस फ्रेंच कम्युनिटी के गवर्नमेंट में बस फ्रेंच वाले, और जर्मन कम्युनिटी के गवर्नमेंट में बस जर्मन स्पीकर ही वोट देंगे। और ये मैटर नहीं करता वो देश में किस हिस्से में रह रहे हैं, वो कहीं से भी आके वोटिंग कर सकते हैं। और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट को क्या पावर दिया गया, दिस गवर्नमेंट हैज पावर रिलेटेड टू कल्चरल, एजुकेशन एंड लैंग्वेज इशू। अगर कल्चरल यानी सांस्कृतिक उनका एजुकेशन से रिलेटेड कोई, अगर उनके कम्युनिटी में एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीजें आती है, या फिर लैंग्वेज इशू, लैंग्वेज का अगर कोई इशू आता है, इन सब चीजों पे उनको विचार करने का पावर दिया गया। किसको, कम्युनिटी गवर्नमेंट को। बेसिकली क्या हुआ कि सबके बीच में सामंजस्य बैठाया गया। सामंजस्य बैठाने का मतलब सबको एक साथ लेके चला गया। सबको एक साथ कैसे लेके चला गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच वाले मान गए कि चलो फ्रेंच वाले तुम पूरे देश में तुम भले ही माइनॉरिटी में हो, लेकिन हम लोग तुमको सेम रिप्रेजेंटेशन देते हैं। वहीं ब्रुसेल्स में जहां फ्रेंच वाले मेजोरिटी में थे, वो मान गए कि नहीं भाई, तुमने हमें पूरे देश में दे दिया तो भाई हमें क्या प्रॉब्लम है, तुम ब्रुसेल्स में यानी कैपिटल सिटी में सेम रिप्रेजेंटेशन ले लो। ये तो एक मैटर हो गई। दूसरी मैटर क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को रीजनल गवर्नमेंट को कुछ पावर दे दिए गए, यानी स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिया गया। और तीसरा क्या हुआ, कम्युनिटी गवर्नमेंट, यानी पावर को कम्युनिटी में भी बांट दिया गया। कम्युनिटी कौन कौन, डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग, उन कम्युनिटी में भी हमारा पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो यहां हमने बेसिकली तीन तरह से पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। इससे क्या हुआ हमारा, इससे क्या रिजल्ट आया फाइनली, अगर सामंजस्य बैठाया, सब एक साथ रहने लग गए, तो क्या हुआ रिजल्ट, फर्स्ट यूनिटी इन द कंट्री, देश में एकता आई, सब एक साथ रहे और देश विभाजन से बच गया। मतलब देश में
कोई भी पार्टीशन नहीं हुआ, देयर वाज नो एनी पार्टीशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में किसी तरह का पार्टीशन नहीं हुआ। अगर इस तरह का अरेंजमेंट नहीं किया जाता, अगर श्रीलंका वाला ही हाल रहता कि मेजोरिटी अपना विल माइनॉरिटी पे डालना चाहेगा, तो उससे क्या होता, दंगे फसाद होते और देश दो भागों में बंट सकता था। लेकिन यहाँ के नेताओं के सूझबूझ और समझ के वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ। देश में एकता आ गई, यूनिटी आ गई। और इससे एक और फायदा क्या हुआ, इनका क्रेडिट इतना ज्यादा बढ़ गया। यूरोपियन यूनियन आप लोग नाम सुनते हो, जिसको ईयू कहते हैं, यूरोपियन यूनियन। क्या होता है, वो सारी यूरोप के जितने भी देश थे वो एक साथ आके मिलके अपना एक यूनियन बनाया। और जब यूनियन बनाया तो उस समय जो ब्रुसेल्स हमारा, इसको ईयू का यानी यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर चुना गया। यानी इससे आप पता लगा सकते हो कि यहाँ का क्रेडिबिलिटी इनका कितना ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ कितना ज़्यादा शांति बहाल हो गई सब लोग, क्योंकि यहाँ पे एकोमोडेशन का यूज किया गया। एकोमोडेशन मीन्स सामंजस्य का उपयोग किया गया। अब बेसिकली हमने दोनों स्टोरी पढ़ लिया, एक बेल्जियम का पढ़ लिया, एक श्रीलंका का पढ़ लिया। दोनों जगह से हमें क्या कंक्लूजन मिला, हमें क्या सीख मिली। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमें बेल्जियम से क्या सीख मिली। बेल्जियम से हमें ये सीख मिली कि देश में एकता, यूनिटी ऑफ द कंट्री इज ओनली पॉसिबल व्हेन द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी और ऑफ एवरी कम्युनिटी इज रिस्पेक्टेड। इसका मतलब हमारे जितने भी कम्युनिटी हैं उन सबके फीलिंग और इंटरेस्ट को क्या किया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है, तभी देश में एकता रह सकती है। इट मीन्स दिस इज म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट। सबके बीच में म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट होना चाहिए जो सबको मान्य हो, सबको एक्सेप्टेड हो। ये हमें बेल्जियम से सीखने को मिला। और श्रीलंका से क्या सीखने को मिला, श्रीलंका से हमें यह सीखने को मिला कि अगर मेजोरिटी अपना विल माइनॉरिटी के ऊपर इंपोज करता है तो उससे बहुत भयावह स्थिति पैदा हो सकती है, देश टूट भी सकता है। इसका मतलब अगर हम लोग मेजोरिटी अपना पावर को शेयर करना नहीं चाहे, श्रीलंका में क्या हुआ था, मेजोरिटी ने अपना पावर को शेयर नहीं करना चाहा, किसके साथ, माइनॉरिटी के साथ, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई। तो आई होप कि आपको बेल्जियम और श्रीलंका दोनों का केस बहुत अच्छे तरीका से समझ आ गया होगा। अब हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे। इसी से, इन्हीं दोनों से हमें पता चल गया कि हमारा पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि व्हाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द नीड फॉर दिस। और इसके लिए बेसिकली दो रीजन दिए जाते हैं, वन इज प्रूडेंशियल रीजन एंड वन इज मोरल रीजन। इसको मैं आसान भाषाओं में आपको समझाऊंगा इन नेक्स्ट लेक्चर। और मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है उसका नोट्स along with previous year questions, NCERT solution and many more resources you can download it from our website edujiva.com। और दोस्तों हमारे चैनल एडुजीवा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों, बाय।